अरे बाबू, चलिए साइलेंट हो जाइए। कहाँ तक लिखे थे हम लोग? अरे ए, देखिए, लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक था? अच्छा ठीक है, लिखिए। लिखिए प्रश्न। हाँ, प्रणाम सर। चलिए, अरे लड़का बात ना करें। चलिए साइलेंट हो जाइए। पीछे, अब आवाज ना करें, सुनिए। प्रश्न है, नेपोलियन कौन था? तो आपको हम बताए थे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, याद है? और उसके 20 साल पहले इसका जन्म हुआ था, यानी 1769 में। ऐसे आप याद कर सकते हो कि फ्रांसीसी क्रांति से 20 साल पहले। अब भारत की आज़ादी का दिन था, यानी 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। इसके बचपन का नाम था बच्चे नेपोलियन दी बोनापार्टे। नेपोलियन दी बोनापार्टे। यह जो है
सेनापति था, यह सेनापति था और उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ सेनापति में इसकी गिनती होती थी। ओके, यह जो है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि इसको लगा कि लुई 16वां की हत्या हो गई और हम है ये हैं ठीक ठाक, जन कल्याण की बातें करता था, इसलिए जनता भी इसके साथ में थी। बात को समझिएगा, क्योंकि यह जो है एक उदारवादी राजा था। उदारवादी कहने का मतलब अच्छा राजा था, जो जनता के कल्याण के बारे में सोचता था, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाता था। तो इसको लगा कि हम राजा बन सकते हैं, लाइट जलाओ, इसको लगा कि हम राजा बन सकते हैं, इसलिए यह 1789 में राजनीति में प्रवेश किया और 1804 में यह क्या बन गया, राजा बन गया। 11 साल तक यह फ्रांस की राजगद्दी पर शासन किया और 1815 में वाटरलू के युद्ध में यह इसको बंदी बना लिया गया। जगह का नाम है वाटरलू, जो रूस में पड़ता है। ओके, क्योंकि नेपोलियन क्या किया था, हम आपको कहानी बता चुके हैं कि नेपोलियन इटली के कुछ प्रांत को जीता, जर्मनी को जीता और उसके बाद जो है इसका मन बढ़ते चला गया और यही नहीं होना चाहिए, अति सर्वथा वर्जते, किसी भी काम में अति नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर एकरे पर कहावत है ना बाबू, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये चल गए रसिया पर आक्रमण करने। रूस पर जब ये आक्रमण करने गया नेपोलियन बोनापार्ट, तो उस समय अगल बगल के सभी जो राज्य थे, यानी ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, इटली, सबने मिल करके और नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। ओके, जिसके कारण नेपोलियन की हार हो गई और रूस के साथ जो इसका युद्ध चल रहा था वह युद्ध था वाटरलू के मैदान में, वाटरलू के मैदान में। इसीलिए इस युद्ध का नाम पड़ गया वाटरलू का युद्ध। कैसे पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था तो उसको कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं ना। बक्सर का युद्ध जो बक्सर में हुआ था, तो जगह पर जो है नाम रख दिया जाता है। क्रिकेट देखते हो तो सुनता होगा सिडनी टेस्ट, कोलकाता टेस्ट, सुनते हो ना क्रिकेट में। तो सिडनी टेस्ट या कोलकाता टेस्ट थोड़े है, उस जगह पे टेस्ट मैच हुआ था। इंडिया ने कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, हरभजन सिंह ने हैट्रिक लिया था। क्रिकेट का वो जमाना बड़ी पुराना हो गया है ना हो। चलिए चलिए इस पर आ जाइए, क्रिकेट में चल जाएंगे तो बड़ी लंबा कहानी है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म फ्रांस में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। कैसे याद करोगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय वो 20 साल का था, 20 इयर्स का। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में, तो 20 साल पहले 1769 में। अब भारत की आज़ादी वाला दिन था, 15 अगस्त था। इसका बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे था। यह फ्रांस की सेना में सेनापति था। यह उस जमाने का सबसे कुशल सेनापति के रूप में जाना जाता था। क्योंकि यह जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय था, जिसके कारण इसने 1789 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किया और 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद इसने फ्रांस में एक नई संविधान लागू किया जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहते हैं। इसने एक कानून बनाया, कोई राजा होगा तो कानून बनाएगा ना भाई। इसने एक कानून बनाया जो बड़ा जन कल्याणकारी कानून था, है ना, जनता के हितों को ध्यान में रखने वाला सम्राट था ये, जिसके कारण जनता में काफ़ी लोकप्रिय था, है ना, और शक्तिशाली भी था, जिसके कारण जर्मनी, इटली, अगल बगल के बहुत सारे देशों पर इसने आक्रमण किया, विजय पाई। और 1815 ईस्वी में यह कहाँ चल गया, रूस पर आक्रमण करने, और यही इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उस युद्ध में रूस की मदद करने के लिए बाकी देश भी आ गए और यहाँ पर नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। उस युद्ध का नाम क्या था, वाटरलू का युद्ध। अब उसके ठीक 6 साल के बाद यानी 1521 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, वही 1821 ईस्वी में। चलिए लिखिए, प्रश्न नोट कर लिए आप लोग, लिखो, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1789 1769 15 अगस्त 1769 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस में हुआ। फ्रांस में हुआ। लिखे इसके बचपन का नाम इसके बचपन का नाम इसके बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे था। देखिए इसके बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे था। यह एक कुशल सेनापति था। यह कुशल सेनापति था। यह कुशल सेनापति था। लिख लिए यह कुशल सेनापति था तथा अपनी नीतियों के कारण जनता में काफी लोकप्रिय था। अपनी नीतियों के कारण जनता में काफी लोकप्रिय था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में यह राजनीति में प्रवेश किया। यह राजनीति में प्रवेश किया। तथा 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। तथा 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। ठीक है। इसने 1815 ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया। इसने 1815 ईस्वी में रूस पर आक्रमण किया। जहां वाटरलू के युद्ध में इसे बंदी बना लिया गया। जहां वाटरलू के युद्ध में इसे बंदी बना लिया गया। जहां वाटरलू के युद्ध में इसे बंदी बना लिया गया। और 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।
और 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। कैसा लग रहा है आप लोग को सोशल साइंस? अच्छा लग रहा है? अभी तक पहला क्लास जो हम आपका लिए थे उसमें जितना चीज था उसी का उत्तर लिखवा रहे हैं, अभी उसके बाहर नहीं गए हैं, चिंता ना करें। फर्स्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ाए थे उसके बीच से जितना प्रश्न उत्तर बन सकता है वो हम आपको करा दे रहे हैं, ताकि परीक्षा में अब आपको कुछ भी दिक्कत महसूस नहीं होगा, समझे? अरे लड़का पीछे, बोर्ड पर जितना चीज लिखा हुआ है ना, बोर्ड पर जितना चीज लिखा हुआ है बस इसको समझ लो कि क्या लिखल है और नेपोलियन कौन था का उत्तर बोर्डे पर है। देख लो, सबको खाली लिंक कर दो। मोती फर्श पे गिर जाता है तो उसको उठा करके धागा में पिरो दो तो माला बन गया, नहीं तो ऐसे बिखरा हुआ है। तो ये सब मोती है। इसमें एक चीज छूट गया, जाने दो, बड़ी बड़ा उत्तर हो चुका है, हम बोल देंगे, लिख भी सकते हो। सुनो, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। ओके, इसके बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे था। यह फ्रांस की सेना में एक सेनापति था और अपने नीतियों के कारण यह काफ़ी लोकप्रिय था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी के बाद इसने राजनीति में प्रवेश किया और 1804 ईस्वी में सम्राट फ्रांस का सम्राट बना। उसके बाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया, जहां वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और ठीक इसके 6 साल बाद यानी कि 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब आप लोग बताइए, 1821 में जब ये मरा उस समय इसका उम्र कितना था? जब ये मरा उस समय इसका उम्र कितना था? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। अरे 69 तो 31 से ने या 21 से ने 52 वर्ष। जब नेपोलियन की मृत्यु हुई थी उस समय नेपोलियन का उम्र कितना था? 52 वर्ष। अब सब चीज लिखवावले ना जा सके, कुछ अपनों कॉमन सेंस होना चाहिए। आगे लिखिए, लिखो, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? सुनो, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? चलिए बच्चे, बोर्ड पर फोकस करेंगे। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था 8 तारीख को जो मोटिवेशनल सेमिनार है, आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, होनी चाहिए। आपको सुनना चाहिए अच्छा चीज, क्योंकि बच्चे सुनने से ही इंसान को ज्ञान होता है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा चीज सुनोगे, प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है आपकी कुछ सोच बदले। पीछे हो सकता है आपकी कुछ सोच बदल जाए। जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हो, उनको एक व्यक्ति जाके समझा देता है तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए। तो सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, ये आप हमेशा याद रखिए। और आप लोगों की उपस्थिति जरूरी है, आपके लिए बोल रहे हैं। दूसरा चीज, सोशल साइंस का नोट्स ले लेंगे आप,
एक और नोट्स मिलेगा आपको, दिसंबर में आएगा। ये आधा था, जल्दबाजी में करवा के आपको मंगवा दिए, समझ गए। एक और नोट्स आपको हम देंगे, ओके, तब पूरा हो जाएगा। फिलहाल इसको ले लेना है ताकि लघु उत्तरीय आपका हम सब करा देंगे। जो उसमें है वो तो है, और जो उसमें जो है वो नहीं लिखवाएंगे, जान लीजिए। जो उसमें है वो किताबिये बांट के पढ़ाएंगे, बुझाया। जो उसमें नहीं है वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो उस बुक में नहीं है वही सब आपको देखने को मिल रहा है। ये जैसे उस किताब में पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, अभी तक कहाँ लिखवाए हैं, क्योंकि हमको पता है कि उसमें है। तो जो चीज़ उसमें है उसको काहे लिखवाना है, समय बर्बाद होगा। ये हम वो लिखवा रहे हैं जो उस बुक में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पीछे अब बुक जो है कल लेकर आइएगा, कल उसमें से ही कराना है। चलिए सब लोग ध्यान दें। राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? अच्छा एक बात बताओ, ऐ भारत जब गुलाम था, बच्चे भारत पर सोचो, शायद समझ में आ जाएगा। भारत जब गुलाम था, हम सभी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ क्यों खड़ा हुए थे? किस चीज के लिए? क्यों आजादी चाहिए था, यही तो प्रश्न है, सोचिए। अरे ऐ सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए जरा। अरे लड़का, बोर्ड पर ध्यान दें। प्रश्न है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है? मतलब राष्ट्रवाद का मतलब आपको समझाए थे, राष्ट्र से प्रेम। ये भावना लोगों में क्यों आई थी? क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था था। याद करो, कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी, बाकी वर्ग की स्थिति खराब थी। लोगों में जो है ना आर्थिक असमानता था। आर्थिक असमानता मतलब अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये तीन कारण था। सबसे पहले जान लो, राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रमुख सहायक तत्व हैं। पहला, सामंतवादी व्यवस्था होने के कारण जनता त्रस्त थी। दूसरा, कुलीन वर्ग को छोड़कर शेष सभी जनता का स्थिति खराब था। तीसरा, वहाँ आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो गई थी। दूसरा चीज, मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। मतलब एक अमीर एक गरीब, बीच में मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की उदय हुई, और यही क्लास जो है ना बाबू, भारत की आज़ादी में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? मिडिल क्लास। अगर मिडिल क्लास, किसी भी राष्ट्र का मिडिल क्लास अगर कमजोर हो जाए तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। क्योंकि पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सैमसंग का मोबाइल 12,000 का, ये कौन खरीदता है? अमीर नहीं खरीदते, अमीर एप्पल खरीदते हैं 1-1 लाख के फ़ोन। गरीब बेचारा 8,000, 10,000, 7,000 के खरीद लेगा। लेकिन बीच का जो मोबाइल बिक रहा है 12,000 से 40,000 के बीच, ये कौन खरीद रहा है? मध्यम वर्ग। और सबसे बेसी संख्या किसकी है? मध्यम वर्ग की। अमीर बहुत कम है, गरीब भी बहुत कम है, दोनों की संख्या बहुत कम है। 5% अमीर हैं तो 10% गरीब है, बस 15%। 85% मध्यम वर्ग है। तो यदि मध्यम वर्ग सशक्त है, मजबूत है, तो राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि मध्यम वर्ग ही तो खरीदता है सामान को, समझ गए। तो वहां पर मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, ठीक है।
तो राष्ट्रवाद के विकास में जो सहायक तत्व थे, वो सबसे पहला था सामंतवादी व्यवस्था के कारण जनता त्रस्त थी। दूसरा, कुलीन वर्ग को छोड़कर, कुलीन मतलब पैसा वाले कुछ लोग थे, जैसे कि भारत में है ना, स्वर्ण है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो उस तरह से कुलीन वर्ग वहाँ था। कुलीन वर्ग को छोड़ करके से सभी वर्गों की स्थिति अत्यंत खराब थी। लिखिए, ये नोट करिए। तो लिखो, राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व हैं। राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व हैं। पहला, सामंतवादी व्यवस्था के कारण, सामंतवादी व्यवस्था के कारण जनता त्रस्त थी। जनता त्रस्त थी। दूसरा, कुलीन वर्ग को छोड़कर, कुलीन वर्ग को छोड़कर कुलीन वर्ग को छोड़कर शेष सभी वर्ग की स्थिति दयनीय थी। अगला, आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो गया था। अगला, मध्यम वर्ग का, अगला पॉइंट, मध्यम वर्ग का उदय। हो गया बच्चे? क्या लिखे? मध्यम वर्ग का उदय। आगे लिखिए, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक तथा छोटी सभा के द्वारा राष्ट्रवाद का बीजारोपण, के द्वारा राष्ट्रवाद का बीजारोपण, राष्ट्रवाद का बीजारोपण।
चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चे, कुछ प्रश्न के उत्तर याद नहीं किए जाते, कुछ प्रश्न के उत्तर खुद समझना होता है। राष्ट्रवाद, पीछे, राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगा फ्रांस में, यूरोप में। इसके क्या कारण थे? जनता जनता सम्राट के खिलाफ आंदोलन क्यों करेगा? खुद सोचो। जनता राजा के खिलाफ सड़क पर क्यों आएगा भाई? जनता परेशान होगा तब ना। तो आपने पढ़ा है ना कि फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था के कारण जनता त्रस्त थी, कल ही बताए हैं ना जी। कुलीन वर्ग को छोड़कर से सभी वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आर्थिक असमानता अपने चरम पर था। मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। अब अमीर और गरीब नहीं रह गए थे, बीच में मिडिल क्लास भी आ गया था। उसके बाद नुक्कड़ नाटक करके, छोटी छोटी सभा करके लोगों को आज़ादी के लिए यानी राष्ट्रवाद के लिए समझाया जा रहा था। तो इस तरह से ये 3 कारण बने जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आगे लिखिए, बात ना करें बच्चे। लिखो, उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवादी टेंथ क्लास में अंकित है? अंकित है बाबू 10th क्लास का? अच्छा, हम देखी थी। अब देखिए, अरे बच्चा सुनिए ध्यान से। प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, उदारवादी क्या होता है? उदारवाद, उदारवाद का मतलब अरे ए देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद, अरे बाबू लिखिए उदारवादी, लिखिए उदारवादी, उदारवादी एक ऐसी विचारधारा, उदारवादी एक ऐसी विचारधारा
के लोग थे, के लोग थे जो आर्थिक समानता जो आर्थिक समानता पर बल देते थे, जो आर्थिक समानता पर बल देते थे, जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत, उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर, आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया, गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। चलिए सुनिएगा ध्यान से। अब जितना पढ़ाए थे ना आज खत्म हो गया, बस एक प्रश्न बच गया है, मेटरनिक क्या है, उस पर कल डिस्कस करके फिर चैप्टर आगे पढ़ेंगे। अरे ऐ उदारवादी का मतलब होता है पीछे, ऐ लड़की, अरे अरे मैया, उदारवादी का मतलब होता है आर्थिक समानता को पसंद करने वाले लोग। उदारवाद अलग चीज है, उदारवाद एक विचारधारा है। आपको एक दिन बोले थे, याद करिए, कि जिसमें वाद लग जाए वो विचारधारा है। उदारवादी कहने का मतलब जो लोग उस विचारधारा को पसंद करते हैं। पीछे राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी में क्या फर्क है? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है और राष्ट्रवादी कौन है? जो उस विचारधारा को मानते हैं, तो लोग हो गए। राष्ट्रवादी मतलब इंसान, लोग होते हैं राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवाद एक विचार है। ओके, तो उदारवाद एक विचार है और उदारवादी जो उस विचार को फॉलो करते हैं, मानते हैं। इसीलिए अपने पहला लाइन में लिखा है, उदारवादी एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। मतलब इनका कहना था बच्चे कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास 500 बीघा जमीन हो और किसी के पास एको कट्ठा घरों बनावेला जमीन ना हो, ये उचित नहीं है। इसको कहा गया उदारवादी। इनका कहना था जिसके पास 500 बीघा जमीन है उसके हिस्से से कुछ जमीन ले लीजिए और जो भूमिहीन है उनमें बांट दीजिए। तो उदारवादी जो थे वो आर्थिक समानता पर बल देते थे। नहीं सुनिएगा ना तो कॉपी में लिखल रह जाएगा, याद नहीं होगा। उदारवादी एक ऐसे विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा? उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। यानी एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें उदारवाद हो, यानी गरीबों को आर्थिक स्थिति को क्या किया जाए? मजबूत किया जाए। ओके, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप अपन मन से लिखना चाहो तो दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो कि उदारवादी एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो आर्थिक समानता पर बल देते हैं, और उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत अमीरी और गरीबी की खाई को कम करने का प्रयास किया गया,
तथा गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने का प्रयास किया गया। ये हो गया आपको उदारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए आइए अमन जी।